हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। मैं आप लोगों का ज्योग्राफी फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी जो रिवर के साइड सिटीज लोकेटेड है उनके बारे में बात करेंगे। वाटरफॉल एंड लेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, बट आज हमारा डिस्कशन किस पे होगा? सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, अगर आप गेट एकेडमी पर न्यू है, पहली बार यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, यहाँ से पहले क्लास नहीं ली है, आपको बता दें कि यूपीपीएससी की तैयारी हम लोग कराते हैं, जहाँ पर प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आपको केवल 1111 रुपए में सभी ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। साथ ही अगर आप देखें तो आरआरबी जेईई 2024 को टारगेट करते हुए 7,900 वैकेंसीज के साथ गेट एकेडमी पे आपको सीबीटी 2 का कोर्स 499, सीबीटी 1 एंड 2 का कोर्स 777 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, गेट एकेडमी पे आपको 2026 को टारगेट करते हुए कोर्स की फीस है 2,222, 2027 को टारगेट करते हुए फीस है 3,333 एंड गेट एकेडमी पे 2028 को टारगेट करते हुए जो फीस है वो है 5,555 रुपए। अब आप ये समझिए, आरआरबी जेई, एसएससी जेई अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 777 में आपको ये कंप्लीट कोर्स देखने के लिए मिलता है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आपको मिलता है 777 में। ऑल स्टेट ए एंड जे एग्जाम आपको मिलता है 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बोज आपको मिलता है 1111 में। ईएससी नॉन टेक का कोर्स आपको मिलता है 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज अवेलेबल है एंड साथ ही गेट एक्सटेंशन कोर्स 2026 आपको मिलता है 1,500 रुपए में। यूपीपीएससी ए प्री एंड मेंस एग्जाम आपको मिलता है 1,111 रुपए में। अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, डिटेल्ड आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जहां पर टोटल आपके टेस्ट मिलते हैं बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज 10, एडवांस लेवल 10, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आपको मिलते हैं 10, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं 100 एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं 10, यानी टोटल 140 टेस्ट आप यहाँ पर फेस करेंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि डियर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कोई ई बुक परचेस करें जहां से आप स्टडी करें, तो गेट पर सिविल पीवाईक्यूज ई बुक वॉल्यूम 1 अवेलेबल है, जहां पर आपके टोटल प्रीवियस ईयर 30 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं विद डिटेल सॉल्यूशन एंड साथ ही इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारे सब्जेक्ट्स को लेके कितने पेजेस इंक्लूड हुए हैं टोटल, वो यहाँ पर मेंशन। बुक की कॉस्ट केवल 2,222 प्लस जीएसटी है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए वॉल्यूम 2 भी अवेलेबल है, आप उसको भी परचेस करते हैं, जो 828 पेजेस के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो एक जर्नल एप्टीट्यूड की भी बुक यहाँ पर है, जो टॉपिक वाइज है, जिसमें प्रीवियस ईयर के 15 ईयर्स के गेट के क्वेश्चंस यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए टोटल 5, तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए इतने पेजेस हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए इतने हैं, वर्बल एप्टीट्यूड के लिए इतने, और स्पेशल एप्टीट्यूड के लिए आपके 16, यानी 521 पेजेस के साथ ये बुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सीजी व्यापम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब हम कह सकते हैं बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। 118 प्लस 86 पोस्ट के साथ गेट एकेडमी आपको देती है सिविल इंजीनियरिंग, सीजी व्यापम इंजीनियरिंग 777 में। साथ ही डियर हम लोग देखेंगे आरपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंजीनियरिंग का 1,000 प्लस पोस्ट के साथ गेट एकेडमी पर आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि राजस्थान पीएससी ए प्रीलिम्स के लिए आपको केवल मिल रहा है ये 777 में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी जेई नेविएटर, जो कि आपका यहाँ पर ई बुक हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सीबीटी 2, आपको क्या करना है, फुल्ली सॉल्व पेपर आपको यहाँ पर देखना है, जो कि 4,102 क्वेश्चंस के साथ है, जिसका प्राइस है 333 रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी, गूगल ई बुक, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी बात है नदियों के किनारे बसे शहर।
देखिए, नदियों ने हमेशा से भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और साथ ही वे प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए आजीविका का स्रोत भी रही है। अब आजीविका का स्रोत बहुत तरीकों से रही है। भारत में नदियों के किनारे कई शहर बसे हैं, जैसे गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे बसा है। अगर बात करें हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं और ये महत्वपूर्ण शहर है। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि यमुना के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर है। तो यानी अगर हम बात करें जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डियर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर यमुना बह रही है, देहरादून से होते हुए यमुना यहाँ से ग्वालियर, ग्वालियर के बाद झांसी, और मतलब हर सिटी, हर किसी का यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो दामोदर नदी यहाँ दिख रही है आपको। ठीक है, सतलुज यहाँ पर है, झेलम ऊपर यहाँ आपको दिख रही है, चिनाब नदी यहाँ बह रही है, रावी नदी यहाँ बह रही है, जो कि इधर की तरफ बहती है। ठीक है, कुछ नदियां इधर की तरफ बैठी हैं जो कि आपके वेस्ट बंगाल के पास जाके, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर खुलती है। चलिए, अब हमें थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में जानना है, और जो समझेंगे हम लोग। देखिए, लुधियाना और फिरोजपुर यानी पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पुराने तट पर स्थित है। वर्तमान में सतलुज नदी इन्हीं शहरों के 13 किलोमीटर उत्तर में बहती है और हैदराबाद, मूसी और मूसीनूर कृष्णा नदी के एक सहायक है। देखिए, नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शहर विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट 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 पर स्थित है। फिर आप देखिए, नांदेड़, नासिक महाराष्ट्र और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे शहरों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है, जो कि कौन सा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हमारे किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो गोमती नदी है वो लखनऊ के किनारे तट पर स्थित नहीं है, यानी गोमती नदी लखनऊ शहर के बिल्कुल बीच से निकल रही है, यानी पुराना लखनऊ एक तरफ है और नया लखनऊ एक तरफ है। सूरत की बात करते हैं, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, जगदलपुर छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, शिप्रा नदी के तट पर स्थित कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस शहर का प्राचीन नाम उज्जैनी यानी अवंती राज्यगढ़ की राजधानी था। अगर हम बात करें, इस शहर को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बरेली, बरेली की अगर हम बात करें, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, अगर हम बात करें, उत्तराखंड मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे शहर जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के नदी के तट पर स्थित है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें ये समझना होगा। अब यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, बड़ा सिंपल सा है। आपको ये बोला है कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर। अच्छा, शहर की बात नहीं की, कह रहे सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। चलिए ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
डियर अगर हम बात करें गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें, प्रश्न में उल्लेखनीय शहर क्षेत्रों की जनसंख्या नीचे। कानपुर की बात करेंगे तो 2,92,67 लोग थे। पटना में 2,46,00,000, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 29,20,067। यहाँ पर 20,46,652 थी आबादी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 14,35,113 थी। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 12,16,000 थी। तो यानी अगर यहाँ पर देखिए, इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी कानपुर, यानी करेक्ट आंसर बना आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। यार मुझे लग रहा है पिछले क्वेश्चन में शायद साउंड का थोड़ा इशू रहा, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। जो पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल था, कानपुर 29,20,000 आबादी थी 2011 की गणना के अनुसार। पटना की जो आबादी थी वो थी 20,46,652। वाराणसी की जो आबादी थी वो 14,35,113 थी। एंड इलाहाबाद की आबादी 12,16,719 थी। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज कानपुर। कानपुर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर? चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ध्यान से आंसर करिए। देखो यहां पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं था, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। डियर अगर आप देखें, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम गंगा नदी बनता है। अगर हम बात करें, इस प्रकार उत्तरकाशी का संबंध गंगा से नहीं बल्कि भागीरथी से है। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर गया हो गया ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं लेह स्थित है झेलम नदी का दाहिना किनारा, झेलम नदी का बायां किनारा, सिंधु नदी का दाहिना किनारा या सिंधु नदी का बायां किनारा? तो आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना है, फोकस्ड होके करिए आंसर।
फिर इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर हम बात करें लेह स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी का दाहिना किनारा। देखिए, लेह जम्मू और कश्मीर राज्य की सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। जब प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में यह लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित था। तो 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर हियर? देखिए इसको, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, लुधियाना। लुधियाना पंजाब सतलुज नदी के पुराने तट पर स्थित है। वर्तमान में सतलुज नदी इसी इलाके की 13 किलोमीटर उत्तर में बहती है। बाकी विकल्प सही ढंग से मिलित है। अब यहीं पर एक चीज सीखने वाली, आप यहाँ से तीन को याद कर सकते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर नर्मदा और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यानी तीन ऑप्शन आप ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अभी है क्या? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो यानी शहर और नदियों के नाम दिए, ध्यान से आंसर करें। फिर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, द करेक्ट आंसर इज बी, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे स्थित नहीं। हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के तट पर। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही है। कृष्णा नदी के तट पर नहीं, बाकी सभी सही ढंग से मेल खाते हैं। नेक्स्ट, अगेन एक क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा कम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको दिया है कोटा, भुवनेश्वर, जबलपुर, सूरत। चार शहरों के बारे में बताया, बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा।
फिर अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। डियर करेक्ट आंसर है बी। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और यह महानदी के तट पर स्थित नहीं है। यह कुआखाई के तट पर स्थित है, जो महानदी के डेल्टा का हिस्सा है। देखिए, उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कटक महानदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे स्थित नहीं है, मूसा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई थिंक वही वाला हो गया जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है ना? अच्छा, यहाँ भुवनेश्वर वाला था। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी। नेक्स्ट, अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? और उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपने इतना ढूंढ लिया तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ टाइम में थोड़ा सा कम कर दूंगा, 40 सेकंड कर देता हूँ। सही मिलान करना है आपको कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेल कुछ इस तरह से खाएगा डियर। यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। इसका मतलब ये है कि जो कटक है, कटक महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नासिक आपका गोदावरी और उज्जैन आपका शिप्रा नदी के। संबंधित नदियों के किनारे स्थित शहरों की सूची इस प्रकार से है जो कि किनारों पर बसे हुए हैं। देखिए, कटक उड़ीसा महानदी, क्लियर है। लुधियाना पंजाब में है, जो कि आपका सतलुज नदी पर है। नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी, एंड उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी। अगर हमें ये भी पता है ना कि कौन सा शहर किस मतलब स्टेट में है, तो हमें ये भी पता होता है किस स्टेट से कौन सी नदी निकल रही है। उसके बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर। दैट इज क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसको ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन शिप्रा नदी। तो अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा है तो उससे कुछ आइडिया भी आपको लग गया होगा। ध्यान से आंसर करना।
जैसा कि डियर हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं अहमदाबाद, साबरमती, लखनऊ, गोमती, तो आपको पूछा है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। डियर भुवनेश्वर महानदी पर स्थित नहीं है। अहमदाबाद, साबरमती नदी ये लखनऊ, गोमती और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी के तट पर स्थित नहीं है। यह महानदी के पश्चिम में स्थित है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। चलिए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा करेक्ट आंसर है बी, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 तो अभी हम आए भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 9 में तो आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। डियर करेक्ट आंसर है क्षिप्रा नदी के तट पर। अहमदाबाद, साबरमती नदी, लखनऊ, गोमती नदी और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी के तट पर स्थित नहीं है। यह महानदी के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और सुनिश्चित करें कि दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आपको ये शहर दिए और निकटवर्ती नदियां दी हैं, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूं, आंसर विद इन 40 सेकंड्स। यार देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, देखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी पहले का 4th, सेकंड का 1, थर्ड का यानी जबलपुर, नर्मदा, उज्जैन, क्षिप्रा। बैतूल जो है वो ताप्ती। तो बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी
यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह नर्मदा और महानदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 724 है। अब यहाँ देखिए जगदलपुर, यह छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले का एक शहर है। यह इंद्रावती नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। जबकि जबलपुर की बात करें, यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह नर्मदा नदी के तट पास स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के पास स्थित है। मालवा, देखिए लिखा है ना, यह उज्जैन जो है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे पुराना शहर है। ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से जोड़ों पर विचार करें, प्रसिद्ध स्थान और नदी। ठीक है, पंढरपुर चंबल चंद्रभागा नदी, तिरुपति चिल्लापल्ली कावेरी, हम्पी मालाप्रभा। ठीक है, तो निम्नलिखित दिए गए जोड़ों में से सही ढंग से मेल खाता है तो वो कौन सा है, आपको ये बताना है। फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा प्लीज। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर बेसिकली है क्या। आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी केवल एक और दो सही है। यानी पंढरपुर चंद्रभागा, यानी इसको पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी विजयनगर की राजधानी है। यह विनिपक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और नदी प्रतिमा जैसी कई मंदिरों से के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तिरुपति चिल्लावली, अगर हम बात करें, कावेरी नदी के तट पर स्थित है और यह प्रारंभिक चोलों का गढ़ था जो बाद में पल्लवों के अधीन आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट और देखिए गुप्त काशी। तो ध्यान से आप आंसर कीजिएगा, 30 सेकंड है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ध्यान से करिए आंसर।
डियर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वो ये है कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है तो दैट इज गोविंद घाट। देखिए, गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना? सी। नेक्स्ट, कश्मीर के पलगाम नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर के पलगाम नदी पर स्थित है श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब। तो आपको ध्यान से आंसर करना है, बताना है करेक्ट आंसर क्या हो। डियर, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है कश्मीर के पलगाम नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डियर ऑप्शन सी, श्योक, झेलम, लिद्दाख और चिनाब। डियर करेक्ट आंसर है सी, लिद्दर। तो अगर देखिए, पलगाम लिद्दर नदी के तट पर स्थित है, यह 2130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वार्षिक अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी है। तो आप इस तरीके से भी याद इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो डियर, आज की क्लास में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग और स्टडी करेंगे और चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड लक।